हिस्ट्री। हमारा चैप्टर है द मुगल एम्पायर और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इसमें कुछ ऑप्शंस हमारे सामने हैं जैसे कि मनसब, मंगोल, सिसोदिया राजपूत, राठौर राजपूत, नूरजहां और सूबेदार। तो चलो पहले हम इनको मैच करते हैं। सो यहाँ पे है मनसब। तो मनसब क्या होता था? मनसब होती थी एक रैंक मुगल एम्पायर में। मंगोल, ये इनका संबंध किससे है? उज्बेक से है। सिसोदिया राजपूत रिलेट करते हैं मेवाड़ से और राठौर राजपूत मारवाड़ से। नूरजहां का संबंध किससे है? जहांगीर से। और सूबेदार कौन होते थे? ये गवर्नर्स होते थे मुगल एम्पायर के दौरान। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। द कैपिटल ऑफ मिर्जा हाकिम, जो अकबर का हाफ ब्रदर था, उसका सौतेला भाई था मिर्जा हाकिम, उसकी कैपिटल कौन सी थी? तो उसकी जो कैपिटल थी वो थी काबुल। राइट। नेक्स्ट है द 5 डेक्कन सल्तनत वर बरार, खानदेश, अहमदनगर। दो और कौन सी हैं? बीजापुर एंड गोलकोंडा। तो हमारा आंसर बीजापुर और गोलकोंडा। नेक्स्ट है इफ जात डिटरमाइंड मनसबदार्स रैंक एंड सैलरी। अगर जात मनसबदार की रैंक और सैलरी को डिटरमाइन करता है, बताता है, तो सवार किस चीज को इंडिकेट करता है? सवार इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कैवलरी मैन। कैवलरी मैन घुड़सवार सेना। तो सवार जो सवारी करे, है ना। तो सवार यानी कि घुड़सवार, कैवलरी मैन घुड़सवारों को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट, अबुल फजल्स अकबर्स फ्रेंड एंड काउंसलर हेल्प्ड हिम टू फ्रेम द आइडिया। तो अबुल फजल जो अकबर का एक दोस्त भी था और उसका सलाहकार भी था, तो उसने अकबर को कौन सा आइडिया फ्रेम करने में मदद की? तो वो आइडिया था सुलह ए कुल, यानी कि यूनिवर्सल पीस, यानी कि शांति से रहना। तो ये आइडिया उसने अकबर का ये आइडिया फ्रेम करने में हेल्प की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स। मुगलों के अंडर कौन सी सेंट्रल प्रोविंसेस थी? कौन से केंद्रीय प्रांत जो थे? तो कौन से थे वो एरियाज? सेंट्रल प्रोविंसेस कौन से थे? तो वो थे दिल्ली, सिंध, काबुल, मेवाड़, मारवाड़, गुजरात, बिहार, बंगाल, उड़ीसा एंड डेक्कन। और यहाँ पे एक मैप लगा दिया गया है। इस मैप में आपको काफी कुछ मुगल सेंट्रल प्रोविंसेस नजर आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार है, बंगाल है, राइट। इधर यहाँ पे गुजरात है, मालवा है, दिल्ली है, राइट। इधर काबुल है। सो ये सब चीज़ें, तो ये इनकी क्या है? सेंट्रल प्रोविंसेस हैं जो उस समय हुआ करते थे मुगलों के अंडर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द मनसबदार एंड जागीर। तो मनसबदार के बीच और जागीर के बीच रिलेशन क्या है, वो हमें रिलेशन बताना है। देखिए, मनसबदार वर दोज हु ज्वाइंड मुगल सर्विसेज। ये जो मनसबदार होते थे ये मुगलों के अंडर बड़े ऑफिसर्स हुआ करते थे, ठीक है। अब इन ऑफिसर्स को क्या मिलती थी? जमीनें मिलती थी। और उन जमीनों को क्या कहते थे? जागीर कहते थे, ठीक है। जागीर्स वर द सैलरीज ऑफ द मनसबदार इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू असाइनमेंट्स, ठीक है। तो मनसबदार तो ऑफिसर हो गए और उन ऑफिसर को मिली जागीरें यानी कि जमीनें। अब ये मनसबदार उन जागीरों से यानी कि उन जमीनों से क्या करेंगे? टैक्स लेंगे। तो एक तरफ मनसबदार है, एक तरफ जागीर है। मनसबदार को जागीर मिली है और वो उस जागीर से टैक्स लेगा, राइट। तो क्या मेंटेन हो गया? एक रिलेशन मेंटेन हो गया। इट मीन्स मनसबदार रिसीव्ड जागीर्स एज देयर सैलरीज, हेंस मनसबदार डिपेंडेंट अपॉन जागीर्स फॉर देयर लाइवलीहुड। तो अपनी लाइवलीहुड के लिए वो जागीरों पर डिपेंड रहते हैं। तो मनसबदार मुगलों के अंडर सर्विस करते थे, उनको जागीरें मिलती थी, उन जागीरों से वो टैक्स लेते थे, और ये इन दोनों के बीच क्या है? रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द रोल ऑफ जमींदार्स इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। मुगलों के एडमिनिस्ट्रेशन में जमींदारों का रोल क्या था? जमींदार वो लोग जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, बहुत सारे फार्मर्स उनके अंडर काम करते थे। तो जमींदार्स वर पावरफुल लोकल चिफ्टियंस अपॉइंटेड बाय मुगल एम्परर्स। तो कौन थे ये पावरफुल लोकल चिफ्टियंस थे, सरदार थे, जो कि किन्होंने अपॉइंट किए गए थे? मुगलों के थ्रू अपॉइंट किए गए थे। कौन? जमींदार्स, जमीनों के मालिक। पॉइंट नंबर 2 देखो, दे एक्सरसाइज ग्रेट इन्फ्लुएंस एंड पावर। ये पावरफुल थे, काफी पावरफुल थे, इनका काफी प्रभाव था। और ये जमींदार टैक्स लिया करते थे, ठीक है। किससे टैक्स लेते थे? किसानों से टैक्स लेते थे। दस दे प्लेड द रोल ऑफ इंटरमीडिएटरीज। तो ये इंटरमीडिएटरीज का काम करते थे। कौन? जमींदार।
किसके बीच इंटरमीडिएटरीज, इंटरमीडिएटरीज का मतलब हुआ मध्यस्थ, मिडलमैन, बिचौलिया। तो किसके बीच ये लोग बिचौलिए का काम करते थे, यानी कि मुगल एम्परर और पीजेंट्स के बीच। किसानों से ये लोग टैक्स लेते थे और मुगल एम्परर्स को देते थे। इस तरीके से ये लोग काम किया करते थे। कौन? जमींदार। इन सम एरियाज जमींदार बिकेम मोर पावरफुल, और कुछ एरियाज में कभी कभी कुछ जमींदार बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे, और कई बार मुगल एडमिनिस्ट्रेटर जो है, जो मुगल ऑफिसर जो है, वो बहुत ज़्यादा तंग करते उन लोगों को, जमींदारों को, वहाँ के किसानों को। तो ये जमींदार उन किसानों के साथ मिलकर मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट रिबिलियन भी कर दिया करते थे। पॉइंट नंबर 4 में मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ आर द डिबेट्स विद रिलीजियस स्कॉलर्स इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ अकबर्स आइडिया ऑन गवर्नेंस। तो जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे, जो धार्मिक विद्वान थे, उनके साथ जो बातचीत की गई है, उनके साथ जो डिबेट अकबर ने की, वो कैसे हेल्पफुल हुई अकबर का राजकाज चलाने का आइडिया बनाने में। यानी कि अकबर जब उनके साथ डिबेट करता है, डिस्कशंस करता है, तो अकबर अपनी एक गवर्निंग पॉलिसी बना लेता है। तो ये डिबेट्स अकबर की उस गवर्निंग पॉलिसी बनने में, अकबर का गवर्निंग आइडिया बनने में रिलीजियस स्कॉलर्स के साथ की गई डिबेट्स कैसे हेल्पफुल हुई, तो अभी देखते हैं आंसर में। तो ये डिबेट्स कब हुई? कुछ जो इस समय में हुई थी 1570 के दौरान, 1570s में। तो अकबर जो है कुछ लोगों को साथ में लेता है। कौन है ये लोग? ये धार्मिक लोग हैं, जैसे कि मुस्लिम उलेमाज हो गए, ब्राह्मण पंडित वगैरह हो गए, जेसुइट प्रिस्ट हो गए, यानी कि उसने क्रिश्चियंस को भी शामिल किया, रोमन कैथलिक्स हो गए, और जोरोएस्ट्रियन यानी कि जो पारसी धर्म के पादरी हैं वो सब हो गए। तो अलग अलग धर्म जो उस समय हमारे यहाँ पे अवेलेबल थे, उन सारे धर्म के लोगों को, पंडितों को लिया, विद्वानों को लिया, और उनके साथ बातचीत शुरू की। तो उस बातचीत में, उस डिबेट में अकबर को कुछ बातें समझ में आई। कहाँ होती थी ये डिबेट्स? ये डिबेट्स होती थी फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में एक खास जगह अकबर ने इसके लिए तय की थी, और उस जगह का नाम क्या था? इबादत खाना। इबादत खाना में अकबर ये सारी डिबेट्स इन लोगों के साथ किया करता था। यानी कि एक धार्मिक बातचीत होती थी, एक धार्मिक वाद विवाद वो किया करता था। अक्सर आदमी एक उम्र में ऐसा हो जाता है, तो अकबर भी हो गया था, अकबर भी ये धार्मिक बातें करने लगा था। तो खैर, पॉइंट नंबर 2 में देखो, दीज इंटरेक्शन मेड हिम रियलाइज दैट रिलीजियस स्कॉलर्स आर बाइगॉट्स। तो ये जो इंटरेक्शन वो उन लोगों के साथ करता है, तो उसको एक बात समझ में आती है कि ये लोग जो है ना, ये बिगॉट्स हैं। बिगॉट्स का मतलब धार्मिक कट्टर, यानी कि जो मुस्लिम उलेमा हैं वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं, कोई किसी तरह का सुधार, किसी तरह का क्वेश्चन वो अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करते। ऐसे ही ये ब्राह्मण पंडित हैं, ऐसे ये जेसुइट प्रिस्ट हैं, और ऐसे ये रोमन कैथलिक्स हैं, और ये पारसी वाले भी। तो ये लोग किसी तरह का जो है सवाल अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करते, धार्मिक कट्टर हैं ये। सो दे एम्फेसाइज्ड रिचुअल्स एंड डोगमा। तो उन्होंने रिचुअल्स पर बहुत ज़्यादा जोर डाला, बहुत ज़्यादा दबाव दिया। किन लोगों ने? वही अलग अलग धर्मों के जो पंडित जो अकबर ने बुला रखे थे। तो अपने रीति रिवाजों पर, अपने कस्टम्स पर बहुत ज़्यादा वो फोकस करते थे, किसी तरह का मॉडरेशन बदलाव नहीं चाहते थे, एकदम धार्मिक कट्टर थे। ठीक है, और उनकी टीचिंग से समाज में बंटवारा होता था। तो उनकी टीचिंग से समाज बंटता था, समाज में डिवीजन क्रिएट होते थे सोसाइटी में। तो इतनी बात समझने के बाद अब अकबर अपनी गवर्निंग की पॉलिसी बनाता है। तो एक बात तो क्लियर है, इस धार्मिक कट्टरता से जो है राज तो चलेगा नहीं। तो अकबर अपनी पॉलिसी बनाता है। दस अकबर केम अप विद एन आइडिया नोन एज सुलह ए कुल। तो अकबर एक आइडिया बनाता है, एक विचार बनाता है, एक पॉलिसी बनाता है सुलह कुल की। तो सुलह कुल से हमें साफ समझ में आता है सुलह यानी कि आपस में सुलह करके रहना, है ना। विच फोकस्ड ऑन सिस्टम ऑफ एथिक्स, ऑनेस्टी, जस्टिस एंड पीस। तो वो किन चीज़ों पर ध्यान देती थी वो पॉलिसी? वो पॉलिसी एथिक्स पर ध्यान देती थी, ऑनेस्टी पर रहने से, ऑनेस्टी से शासन करने पर ध्यान देती थी, जस्टिस पर, पीस पर। तो सुलह कुल का मतलब यूनिवर्सल पीस, यानी कि सब लोग भाईचारे से, शांति से रहें। अकबर ने अपनी इस तरह की पॉलिसी बनाई। तो कुल मिला के एक बात हमें समझनी है, ये जो रिलीजियस स्कॉलर्स के साथ जो डिबेट होती हैं इबादत खाना में, इन डिबेट से अकबर किस नतीजे पर पहुंचा? सुलह ए कुल की पॉलिसी बनाई उसने, यूनिवर्सल पीस तक पहुंचा। अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड मुगल्स एम्फेसाइज देयर टिमिरिड एंड नॉट देयर मंगोल डिसेंट। मुगल्स जो थे वो अपने
टिमुरिड डिसेंट पर यानी कि तैमूर के वंशज होने पर गर्व महसूस करते थे और अपने आप को मंगोल डिसेंट जो है कहलवाना पसंद नहीं करते थे। किस चीज़ पर इम्फेसाइज करते थे? तैमूर के वंशज होने पर दबाव डालते थे, इम्फेसाइज करते थे, और मंगोल अपने आप को कहलवाना पसंद नहीं करते थे। तो क्यों नहीं करते थे वो हमें बताना है। सो मुगल्स वर डिसेंडेंट ऑफ 2 ग्रेट लाइनेजेस ऑफ रूलर्स। ये 2 महान वंशों के क्या हैं? वंशज थे। कौन? मुगल्स। माँ की तरफ से चंगेज खान के, ठीक है, माँ की तरफ से चंगेज खान के डिसेंट थे, और जो है फादर की तरफ से ये तैमूर के वंशज थे, राइट। तो 2 राज परिवारों से इनका संबंध था, राइट। तो तैमूर, ये जो चंगेज खान है, ये इसने कहाँ रूल किया था? ये मंगोल था, ठीक है ना, मंगोल ट्राइब्स का मंगोल एक रूलर था। और तैमूर ने कहाँ का राजा था? तैमूर था ईरान, इराक और मॉडर्न डे टर्की का राजा था, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है, मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मंगोल। अब मुगलों को, जिन्हें हम आज मुगल कह रहे हैं, उन्हें ये बात पसंद ही नहीं थी कि कोई उनको मंगोल कहे या उनको मुगल कहे। ये बात उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये नाम उनको कहाँ से मिलता है? ये नाम उनको मिलता है मंगोल की तरफ से। ये नाम उनको मिलता है मंगोलियन ओरिजिन यानी कि चंगेज खान की तरफ से। और चंगेज खान से अपने आप को जोड़ना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि चंगेज खान्स मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मैसेकर ऑफ इन्यूमरेबल पीपल। क्योंकि चंगेज खान की जो यादें थी, चंगेज खान को लोग कैसे याद करते हैं? चंगेज खान को लोग ऐसे याद करते हैं कि वो बहुत सारे लोगों का हत्यारा था, यानी कि उसने बहुत लोगों को बहुत मारा था, बहुत निर्ममता से मारा था। सो इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद उज्बेक एंड मंगोल कंपेटिटर्स। तो उज्बेकों से भी वो संबंध रखता है। ऑन द अदर हैंड मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर टिमुरिड एंसेस्ट्री। और मुगल किससे अपने आप को जोड़कर प्राउड महसूस करते थे? तैमूर लंग से, ठीक है। तो तैमूर से खुद को जोड़कर वो प्राउड महसूस करते थे। क्यों? क्योंकि तैमूर ने 1398 में दिल्ली को भी कैप्चर किया था। तो उन्हें ये लगता था कि दिल्ली तो हमारी ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इंपॉर्टेंट वॉज द इनकम फ्रॉम लैंड रिवेन्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर की स्टेबिलिटी के लिए लैंड रिवेन्यू यानी कि जमीन से मिलने वाला टैक्स क्यों इंपॉर्टेंट था? तो यहां पे हमने मुगल एम्पायर के लिए टैक्स की इंपॉर्टेंस बतानी है। तो टैक्स बहुत जरूरी होता है। जैसे किसी घर को चलाने के लिए उस घर की इनकम जरूरी होती है, इन द सेम वे किसी भी एम्पायर को चलाने के लिए वहां से मिलने वाला, वहां के लोगों से, किसानों से और दूसरे जो कारीगर काम करने वाले लोग होते हैं, उनसे मिलने वाला टैक्स बहुत जरूरी होता है। ताकि जब वो टैक्स मिलेगा तभी राजा अपनी आर्मी मेंटेन कर पाएगा, पब्लिक वेलफेयर की बिल्डिंग्स बना पाएगा, बहुत सारी जो है हथियार वगैरह बना पाएगा, अपनी सेना को पैसा दे पाएगा, तनख्वाह दे पाएगा, राइट। तो ये सारे काम जब ही होंगे जब राजा के पास टैक्स आएगा। तो टैक्स बहुत जरूरी होता है किसी भी एम्पायर की स्टेबिलिटी के लिए। तो मुगल एम्पायर की स्टेबिलिटी के लिए भी टैक्स बहुत जरूरी था। फर्स्ट पॉइंट देखो, इट वॉज यूज्ड टू डू वैरायटी ऑफ वर्क्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर इन द एम्पायर टू मेक पब्लिक बिल्डिंग्स। यानी कि बहुत सारे पब्लिक वर्क्स करने के लिए, लोगों की भलाई के काम करने के लिए और पब्लिक बिल्डिंग्स बनाने के लिए ये बहुत जरूरी था। सेकेंड पॉइंट है, इट वॉज यूज्ड फॉर एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर। अगर साम्राज्य को बढ़ाना है तो टैक्स मिलना चाहिए। लड़ाइयाँ लड़नी है, सेना रखनी है, उनको हथियार देने हैं, उनको पैसा देना है, तो एम्पायर के एक्सटेंशन के लिए टैक्स मिलना जरूरी था। पॉइंट नंबर 3 है, इनकम फ्रॉम टैक्स वॉज यूटिलाइज्ड टू मेंटेन आर्मी टू पे सैलरीज टू आर्मी, ब्यूरोक्रेट्स, आर्टिशियंस एंड वर्कर्स। ये वही पॉइंट जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, यानी कि फौज को अगर रखना है, उनको सैलरी देनी है, ब्यूरोक्रेट्स यानी कि नौकरशाह यानी कि बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं वो रखने हैं, आर्टिशियंस रखने हैं, वर्कर्स रखने हैं। तो इन सब को अपने पास रखने के लिए, उनसे काम करवाने के लिए, साम्राज्य को चलाने के लिए क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। पॉइंट नंबर 4 है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर इज डेल्ट बाय दिस इनकम। तो राजकाज के काम में, एडमिनिस्ट्रेशन करने के काम में जो भी पैसा लगेगा वो कहाँ से आएगा? टैक्स से आएगा। तो ओवरऑल साम्राज्य को चलाने के लिए टैक्स चाहिए। बहुत सारे काम करने पड़ते हैं जिसमें टैक्स हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वाई वॉज इट इम्पोर्टेंट फॉर द मुगल्स टू रिक्रूट मनसबदार फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स एंड नॉट जस्ट तुरानीज एंड ईरानी। ये क्यों जरूरी था मुगलों के लिए
कि वो मनसबदार यानी कि उनके जो सबसे बड़े जो ऑफिसर्स होते थे, मनसबदार जो थे, जिनको वो मनसब बांटते थे और जिनसे एडमिनिस्ट्रेशन का काम कराते थे, ठीक है। तो ये जो मनसबदार थे, ये मनसबदार सिर्फ ईरानी और तुरानी ना होकर ये और भी बहुत सारे बैकग्राउंड से थे, डाइवर्स बैकग्राउंड से थे। तो डाइवर्स बैकग्राउंड के यानी कि अलग अलग तबके के, अलग अलग धर्मों के मनसबदार रखना मुगलों के लिए क्यों जरूरी था? तो क्यों जरूरी था, चलिए आंसर में देखते हैं। तो वो इसलिए जरूरी था, पॉइंट नंबर 1, इट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर मुगल्स टू रिक्रूट मनसबदार फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड एंड नॉट जस्ट Turanis and Iranis because empire had extended to encompass different regions and provinces। यानी कि मुगल एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर था और वो अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग एरियाज में, प्रोविंसेस में, अलग अलग प्रांतों में फैला हुआ था। एम्पायर में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, तरह तरह के लोग रह रहे थे, बड़ा एम्पायर था। पॉइंट नंबर 2, इट वॉज नेसेसरी to respect the diversity of the empire in order to have control over it। अगर वो एम्पायर की डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट देंगे, उसको समझेंगे, तभी वो एम्पायर को ढंग से कंट्रोल कर पाएंगे और चला पाएंगे। और डाइवर्सिटी का रिस्पेक्ट करने का मतलब ये है कि अलग अलग तरह के लोगों को समझने के लिए, उनकी समस्याओं को डील करने के लिए मनसबदार भी अलग अलग कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन्स के रखने पड़ेंगे ताकि वो अपने अपने लोगों को संभाल सकें, डाइवर्सिटी को संभाल सकें। थर्ड पॉइंट है, द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन फॉक वुड बी अंडरस्टूड बेटर बाय द पीपल लिविंग विद देम। वही बात है, यानी कि जो मनसबदार होंगे वो अपने एरिया के लोगों की समस्याओं को, अपने जैसे लोगों की समस्याओं को ढंग से समझ पाएंगे, उनको सुलझा पाएंगे। पॉइंट नंबर 4, द रीजन बिहाइंड रिक्रूटिंग मनसबदार फ्रॉम डाइवर्स कम्युनिटीज वॉज टू गेन ट्रस्ट ऑफ कॉमन पीपल एंड टू क्रिएट ए बैलेंस ऑफ पावर इन एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, एक तो अलग अलग, मान लो कोई राजपूत मनसबदार है, ठीक है, कोई ईरानी है, कोई तुरानी है, कोई सिख है, कोई हिंदू है, तो इस तरीके से अलग अलग लोगों का ट्रस्ट भी जीता जा सकता था। तो एक ये बात हो गई, और इससे पावर का बैलेंस बना रहता है। अगर सिर्फ ईरानी और तुरानी ही मनसबदार रहेंगे तो वो पावर में बैलेंस नहीं रहेगा, वो राजा को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे, तो पावर का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो अगर पावर बैलेंस मेंटेन रखना है तो सभी कम्युनिटीज को एडमिनिस्ट्रेशन में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वजह थी कि एक मुगल एम्पायर जो कि बहुत ही डाइवर्स एम्पायर था, उसमें तरह तरह के लोग थे, ठीक है, और पावर को बैलेंस में रखना था। तो इन सब कारणों की वजह से अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जाति के, अलग अलग एथनिसिटी के जो मनसबदार थे वो रखना जरूरी था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। Like the Mughal Empire, India today is also made up of many social and cultural units। मुगल एम्पायर की तरह आज भी भारत में कई तरह की सोशल एंड कल्चरल यूनिट्स हैं। डज दिस पोजेस अ चैलेंज टू नेशनल इंटीग्रेशन? क्या इस तरह की डाइवर्सिटी होना हमारे नेशनल इंटीग्रेशन के सामने कोई चैलेंज रखता है? ठीक है, तो समझते हैं आंसर को। नहीं। तो इस तरह आज हमारा देश डाइवर्स है। इन मुगल एम्पायर में भी बहुत डाइवर्सिटी थी हमारे देश में, और आज भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो इस डाइवर्सिटी की वजह से हम कोई चैलेंज नहीं पाते। हमारे देश की स्टेबिलिटी में, हमारे देश की शांति में कोई बहुत बड़ा चैलेंज हम नहीं पाते। क्यों नहीं पाते? उसके कुछ कारण हैं। पहला पॉइंट देखो, we have a unified system of government that has the same rules for all citizens irrespective of their caste, religion, gender, etc। यानी कि हमारे देश में एक कानून व्यवस्था है सबके लिए, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, रीजन से, जेंडर से बिलोंग करता हो। सिविक्स में आप ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़ते ही हैं, है ना। हम सब किसके अंडर आते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा सुप्रीम लॉ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो पॉइंट नंबर 2 इसी के बारे में है। वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन गार्डिंग द राइट्स ऑफ ऑल एंड स्पेसिफाइंग देयर ड्यूटीज। तो हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमें राइट्स भी देता है और हम सब सिटीजन्स की ड्यूटीज को भी स्पेसिफाई करता है। तो हम कैसे रहेंगे, भले ही हम अलग अलग हों, लेकिन हम सब के राइट्स हैं, हम सब की ड्यूटीज हैं, हम सबको इक्वेलिटी मिली हुई है। तो इस तरह की ऐसी कोई बात नहीं है। इन सब चीज़ों के मिलने के बाद हम लोग शांति से रह पाते हैं। किसी को भी अपने राइट्स छीन जाने का, किसी को भी अपनी पावर कम हो जाने का खतरा नहीं है। सब बराबर समझे जाते हैं इस देश में। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3। नाउ वी आर यूनिफाइड एज ए नेशन
एंड नॉट एज अ डिस्टेंट स्टेट्स और रीजन्स ऑफ डिफरेंट रूलर्स, है ना। हमने अपने आप को यूनिफाई किया है एक देश की तरह, हम एक देश बने हैं, हम अलग अलग राज्यों में बिखरे हुए नहीं हैं, राइट, जो कि अलग अलग राजाओं के अंडर रहते हो, नहीं, ऐसा नहीं है, हम सब एकजुट हुए हैं एक देश के तहत, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है, वी इंडियंस बिलीव इन यूनिटी टू मेंटेन सॉवरेनिटी ऑफ आवर नेशन। हम इंडियंस किस चीज में बिलीव करते हैं? हम बिलीव करते हैं यूनिटी में, एकता में। क्यों इसलिए बिलीव करते हैं? ताकि हमारे देश की जो सॉवरेनिटी है, जो ताकत है, जो अपने डिसीजन खुद लेने की जो ताकत है, वो मेंटेन रहे, अपनी पावर को मेंटेन रखने के लिए। पॉइंट नंबर 5 है, यस देयर आर वैरायटी ऑफ सोशल एंड कल्चरल यूनिट्स इन इंडिया, स्टिल वी ऑलवेज रिमेंबर सैक्रिफाइसेस ऑफ आवर पीपल। बिल्कुल, हमारे देश में वेरिएशंस हैं, अलग अलग समाज हैं, अलग अलग तरह की सोसाइटीज़ हैं, अलग अलग तरह के धर्मों के लोग हैं, अलग अलग कल्चरल यूनिट्स हैं, लोग अलग अलग कल्चर्स को, एथनिसिटीज़ को मानते हैं, लेकिन हमने इस देश को बनाने के लिए जो बलिदान दिए हैं ना, वो हम भूले नहीं हैं और ना ही कभी भूलेंगे। तो इस वजह से हमारे देश में भले ही अलग अलग तरह की डाइवर्सिटीज़ हों, लेकिन हम सब एक बनकर रहते हैं और हमारे नेशनल इंटीग्रेशन में कोई चैलेंज नहीं आता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, पीजेंट्स वर वाइटल फॉर द इकोनॉमी ऑफ द मुगल एम्पायर। किसान मुगल एम्पायर की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी थे, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था मुगल एम्पायर की इकोनॉमी में। डू यू थिंक दैट दे आर इंपॉर्टेंट टुडे? क्या आप आज ये बात मानते हो कि आज किसान बहुत महत्वपूर्ण है, आज हमारी इकोनॉमी में बहुत महत्वपूर्ण है? हैज़ द गैप इन द इनकम बिटवीन रिच एंड पुअर इन इंडिया चेंज्ड अ ग्रेट डील फ्रॉम द पीरियड ऑफ द मुगल्स? क्या अमीर और गरीब का जो गैप है, क्या वो बहुत ज़्यादा बदला है मुगल पीरियड और आज के समय में? तो यहाँ एक ही क्वेश्चन में आपसे 3 बातें पूछ ली गई हैं, एक एक करके आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे सबसे पहले पूछता है, पीजेंट्स वर वाइटल फॉर द इकोनॉमी ऑफ मुगल एम्पायर। यस, बिल्कुल, वो वाइटल थे और आज भी हमारी देश की इकोनॉमी के लिए किसान बहुत ज़रूरी हैं। किसान किस सेक्टर में इंगेज हैं? प्राइमरी सेक्टर में इंगेज है, यानी कि पहल वो प्रोडक्शन लेते हैं, फिर वो इंडस्ट्रीज़ में जाता है, फिर वो आगे सर्विसेज उससे जनरेट होती हैं। तो पीजेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हैज़ द गैप, फिर थर्ड पार्ट पे आएंगे, हैज़ द गैप इन द इनकम बिटवीन रिच एंड पुअर चेंज्ड अ ग्रेट डील? क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है? तो इस सारे क्वेश्चन के आंसर को अब हम देखते हैं पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1 है, पीजेंट्स आर एज इंपॉर्टेंट टुडे एज दे वर ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर। आज भी किसान उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, उतने ही जरूरी हैं हमारी इकोनॉमी के लिए जितने कि मुगल एम्पायर में हुआ करते थे। किसानों की वैल्यू कभी नहीं कम हो सकती, किसी भी काल में, किसी भी समय में। क्यों? क्योंकि ये किसान ही तो हैं जो हम सब लोगों का पेट भरते हैं। भले ही हम लोग कितने ही एडवांस हो जाएं, किसान की वैल्यू कभी भी कम नहीं होगी। दे कल्टिवेट लैंड एंड ग्रो क्रॉप्स विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव। यानी कि वो क्रॉप उगाते हैं, फसलें उगाते हैं, और उसके बिना हम कभी सर्वाइव नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 2 देखो, दे पे लैंड रिवेन्यू टू द गवर्नमेंट विच इज यूज्ड इन वेरियस डेवलपमेंटल वर्क। वी कैन नॉट थिंक ऑफ द साउंड इकोनॉमी विदाउट देम। वो सरकार को टैक्स देते हैं, लैंड रिवेन्यू देते हैं, और किसानों के बिना हम एक अच्छी इकोनॉमी की कल्पना नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 3 देखो, पीजेंट्स आर द बैकबोन ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। वो एक देश की इकोनॉमी की बैकबोन होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं। उनके बिना हम बाकी तरह की प्रोडक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते। वो सबसे पहले प्रोडक्शन करते हैं प्राइमरी लेवल पे। पॉइंट नंबर 4 देखो, द गैप इन इनकम बिटवीन रिच एंड पुअर इन इंडिया हैज नॉट चेंज्ड ए ग्रेट डील फ्रॉम मुगल पीरियड, बट इनकम हैज इंक्रीज्ड ऑफ पीपल एंगेज्ड इन डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो बहुत ज़्यादा कोई बदलाव नहीं आया है, बशर्ते, यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे जो लोग हैं उनकी इनकम बढ़ी है। ये लोग अलग अलग तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं। तो बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमारी इनकम जो है अब और ज़्यादा अच्छी हुई है। ठीक है, ये बात है। लेकिन हाँ, हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, आज भी बहुत सारे लोग गरीबी में जी रहे हैं, लेकिन इन जनरल हमारी कंडीशन बेटर हुई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द मुगल एम्पायर लेफ्ट इट्स इम्पैक्ट ऑन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन अ वैरायटी ऑफ वेज। मुगल एम्पायर ने
कई तरीके से इस सब कॉन्टिनेंट पर अपना इम्पैक्ट छोड़ा है, अपना असर छोड़ा है। फाइंड आउट इफ इट हैड एनी इम्पैक्ट इन द सिटी, विलेज और रीजन इन विच यू लिव। तो आप फाइंड आउट कीजिए और बताइए आपके शहर में, आपके गांव में, आपके एरिया में जहां आप रहते हैं, क्या वहां पे आप कोई मुगलिया कल्चर का प्रभाव पाते हैं? अगर पाते हैं तो उसे मेंशन कीजिए। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, यस वी हैव अ ग्रेट आर्किटेक्चरल रिमेन्स ऑफ दिस पीरियड। आर्किटेक्चर की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं जो आज हमें मिलते हैं, जो कि मुगल काल के दौरान बनवाए गए थे, राइट। ताजमहल है, हुमायूं टोम है, न जाने कितनी बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, तो वो सब चीज़ें आज हमें मिलती हैं। तो इसने हमारे स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पर असर डाला है। इंडो इस्लामिक जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वो बहुत रिफाइन होता है, बहुत डेवलप होता है इस टाइम पीरियड में। सो विच गिव्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कंस्ट्रक्शन, मटीरियल, स्टाइल एट्सेट्रा। तो एक तो ये चीज़ हुई, मॉन्यूमेंट्स हमें मिलते हैं उस काल के जिन्होंने हमारी आर्किटेक्चर पर असर डाला है। पॉइंट नंबर 2, उर्दू हैज़ इन रीच्ड आवर लिटरेचर, म्यूजिक एंड आर्ट ऑफ राइटिंग। और उर्दू जो उस वक्त फली फूली, तो उर्दू ने हमारे लिटरेचर पर असर डाला है, हमारे म्यूजिक पर असर डाला है, हमारी राइटिंग पर असर डाला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। पॉइंट नंबर 3, मुगल पैलेसेस एंड फोर्ट्स आर ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शंस। तो जो मुगलों के जो महल हैं, उनके जो फोर्ट्स हैं, किले हैं, वो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए। एंड पॉइंट नंबर 4, इस्लाम एज ए रिलीजन गेव ए डिस्टिंक्ट कल्चरल फ्लेवर। और उस वजह से, यानी कि उस काल की वजह से, इन राजाओं की वजह से क्या हुआ है कि एक धर्म जो फ्लोरिश हुआ, कौन सा? इस्लाम। तो उसने हमारे कल्चर में एक डिस्टिंक्ट, एक अलग फ्लेवर जो है ऐड किया है, एक अलग कल्चर को ऐड किया है, विच इज़ दैट इस्लाम। हियर इट इज़। सो बच्चों, यहाँ हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के डिस्कस होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।